नमस्कार। आपने कभी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है? एक वो आवाज़ जो आपको कहती है कि ये काम नहीं सही है, इसे मत करो, और दूसरी आवाज़ जो अक्सर इस पहली आवाज़ को दबा देती है। लेकिन ये जो पहली आवाज़ है कई बार आपको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार दूसरी आवाज़ उस पहली आवाज़ को दबा देती है। जो ये पहली आवाज़ है ना, दरअसल में ये आपकी आत्मा की आवाज़ है, जो आपको हमेशा सही और गलत के बारे में जानकारी देती है। वो आपको बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन हम अक्सर अपनी आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और वो करते हैं जो हमें उस वक्त के लिए सही लगता है। कई बार तुक्का सही भी लग जाता है, उस वक्त के लिए आपको सक्सेस मिल भी जाता है। लेकिन अगर आप दूरगामी परिणाम देखेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि जो आपने फैसला किया था वो फैसला कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए सही नहीं रहा। यही होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं और शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए हम वो करते हैं जो हमारा दिमाग हमें कह रहा होता है करने के लिए। लेकिन जिसने भी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना है वो जीवन में कभी हारता नहीं है। जैसे आज के मेरे मेहमान, जिनका नाम है हितेश वशिष्ठ। हितेश जी ने एक किताब लिखी है अपनी आत्मा के आवाज़ के ऊपर, और उन्होंने अपनी आत्मा को नाम दिया है सुंदरम। ये है वो किताब, सुंदरम स्पीक्स, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि कैसे अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है और उसके अनुसार कार्य करना है। कैसे अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। कैसे हम अपने जीवन में सात्विक तरीके से सक्सेस को यानी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें क्या हैं, कैसी हैं, और इस किताब में क्या खास बातें छुपी हुई हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे हितेश जी से। नमस्ते हितेश जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ योगिता जी, आप कैसे हैं? बस आपसे जब से मुलाकात की है तो मुझे कुछ नई नई बातें जानने की बहुत इच्छा बढ़ गई है। आज मैं आप में सुंदरम को देखने आई हूँ, और मैं आज चाहती हूँ कि सुंदरम हमें वो चीज़ें बताएं जो हम अपनी लाइफ में मिस आउट कर रहे हैं, जो उनकी टीचिंग्स है, जिस पर आपने किताब लिखी है। मैं चाहती हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप हमारे साथ भी शेयर करें, मेरे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी, तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि सबसे मेन एसेंस हमारी सुंदरम की लर्निंग का है, जो हमारी आत्मा की लर्निंग का है, कि दैट एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, कि आपके जीवन में जो भी है वो सुंदर है, चाहे जैसा भी है। वो हमें शारीरिक स्तर पर, अपने फिज़िकल स्तर पर लग सकता है कि वो अच्छा नहीं है, मेरा ये रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरा ये हेल्थ इशू अच्छा नहीं है, या कुछ भी, मेरे जीवन की कोई परिस्थिति अच्छी नहीं है, पर आत्मीय स्तर पर वो बहुत सुंदर है, क्योंकि उसी से ही आपका प्रगति हो रहा है, उसी से ही आप अपने आप को जानेंगे। अरे वाह! तो ये सबसे मेन हमारा लर्निंग जो है हमारा सुंदरम का यही है। अच्छा सुंदरम, आपको जो आपसे मिलने आते हैं, जो आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेकर के भी कोई गाइडेंस देते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के हिसाब से ही, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग पैकेट में है, उसका अलग संस्कार है, उसका अलग प्रारब्ध है, तो उसी के हिसाब से ही हमें काम करना है। तो आपके पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये व्यक्ति रियल लाइफ में बहुत अच्छा इंसान नहीं है? ऐसे आपने कहा कि आप नॉन जजमेंटल हैं, तो आपके लिए ये कहना कि ये आदमी अच्छा नहीं है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आप सही पकड़े। आपके लिए बहुत मुश्किल है। पर अगर मैं हम जैसे लोग किसी को देख के कहते हैं, अरे यार ये इंसान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये झगड़ालू प्रवृत्ति का है, या इसके साथ बैठना भी बहुत दुश्वार हो जाता है हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए अगर वो आपके पास आते हैं तो सुंदरम की कोई ऐसी बात होती है जो कि सुंदरम उन्हें आपके थ्रू कहलवाते हैं, ताकि वो अपने उस पर्सनालिटी में, उस ट्रेट में वो चेंजेस ला सकें? देखिए, हम सबसे पहला हमारा काम होता है कि बंदा एक एब्जॉर्प्शन की स्टेट में आए, है ना? कितना मुश्किल है ना। हाँ, हम यूजुअली अपना बताने आते हैं। हाँ, पहले हम सुनते हैं, सारा आपको सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। अच्छा। जब आप खाली हो जाएंगे फिर हम बताना शुरू करेंगे, फिर आपको जहाँ आपको काम करना है उसी के हिसाब से हम बताने की कोशिश करते हैं। एंड पूरा हम स्पेस नॉन जजमेंटल रखते हैं कि आपको कोई जज नहीं कर रहा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है यहाँ पे, और आप सेफ हैं। आप आदमी हैं, महिला हैं, आप पूरी तरह से सेफ महसूस करते हैं। आई थिंक जब ये चीज़ें मिलती हैं तो व्यक्ति अपने आप ही ओपन हो जाता है, भले ही वो कितनी ही गुस्सैल प्रवृत्ति का हो या किसी भी अपने इमोशन से गुजर रहा हो, है ना, किसी भी तरह से हो, फिर वो वाचाल से वाचाल व्यक्ति भी सुनने के लिए रेडी हो जाता है।
एंड मोर देन दैट हम फोकस करते हैं कि मैं कैसे अप्रोच करूं। बस हमारा अप्रोच होता है कि मैं जितनी शुद्धता से किसी को अपने आप को दे सकता हूं किसी व्यक्ति को, मेरा काम उतना ही है। क्योंकि एनर्जीज हमारी ट्रांजैक्शन में होती हैं। एनर्जी ट्रांजैक्शन का मतलब है कि मैं दूसरे की ट्रांजैक्शन का ध्यान नहीं रख सकता, पर जो मैं दे रहा हूं मैं उसका ध्यान रखूं। तो मैं अगर अपनी शुद्धता से दूंगा तो शीशे से शुद्धता ही टकरा के मेरी तरफ आएगी। वो वही है कि एक बर्तन में अगर खीर है, आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसको उड़ेलेंगे तो ऐसा नहीं होगा पहला बर्तन खाली होगा, पहले बर्तन के किनारे पे वो लगी हुई है। वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसी शुद्धता से अगर आप देते हैं तो वही शुद्धता आपकी तरफ वापस आती है। बस हम सेफ स्पेस बनाते हैं। बाकी होता है लोग आते क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते जो हमारे हैं जजमेंटल होते हैं, और अगर हम यहाँ पे भी फिर जज करेंगे फिर मेरे में और दूसरे में फर्क क्या रह जाएगा, फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जब हम उनके साथ एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं, समभाव लगाना, और यह नहीं कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम एक फ्रेंडली स्पेस में आते हैं। फ्रेंडशिप पर जब हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर चीज़ें काम करने लगती हैं। आपकी जो ये बुक है सुंदरम स्पीक्स, वो बुक जनरल पब्लिक के लिए भी है? जी जी बिल्कुल अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, पेपर बैक में भी है, और हमारा जो किंडल वर्जन है वो भी है। अच्छा, जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं यूजुअली हम एक उसे स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, है ना, स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। आपकी जो ये बुक है वो एक स्टोरी बुक है या वो गाइडेंस और गाइडलाइंस वाली बुक है? ये एक हर चैप्टर जो है एक अलग हमारा दरवाज़ा खोलता है। जैसे इस बुक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो कनेक्शन की बात करता है कि वो मेरा पर्सनल है, कि मेरा कनेक्शन कैसे इस एनर्जी के साथ ज़्यादा बैठा। दूसरा है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, कि हम फिजिकल वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, सुंदरम उस पर बात करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी दिन और रात की, हमें लाइट पसंद है। जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं हम कहते हैं ओ आई फील द लाइट, पर हम डार्कनेस से दूर भागते हैं। पर डार्कनेस का अपना पोटेंशियल है। माँ के गर्भ में डार्कनेस है, राइट, पर उसका पोटेंशियल देखिए, उसके अंदर एक नया जीवन जन्म लेता है। एक जब छोटा सा बीज है वो ऐसे ही थोड़ी पनप जाता है, उसको पहले धरती की डार्कनेस में जाना पड़ता है, फिर वो डार्कनेस से अंकुरित होकर ऊपर की तरफ लाइट लेता है। तो इस तरह से वो हमें फिजिकल वर्ल्ड को बताने की कोशिश करता है, क्योंकि हम डुअलिटी में अपने जीवन को बांट देते हैं। हमें ये अच्छा लगता, हमें ये नहीं अच्छा लगता। हम लोग खुद को भी अपने इमोशंस में बांट देते हैं। अपने सिर्फ लव बेस्ड इमोशंस को फील करते हैं, फियर बेस्ड इमोशंस को छोड़ देते हैं, जैसे हेट्रेड, जेलसी, एंगर। इनको हम कोई फील नहीं करना चाहता, और हमें सिखाया जाता है इनको दूर दूर करो। पर ये दूर नहीं जाएंगे जब तक आप इनके साथ अपने दिल का रास्ता नहीं खोलेंगे। इनके साथ भी दिल का रास्ता वो कैसे खुलेगा? जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि मेरे अंदर गुस्सा है, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, तब तक ये चीज़ें टस से मस नहीं होंगी। तब तक क्या होगा, आप इनको जुटला रहे हैं। इट्स लाइक हाइडिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट। एंड इफ एट ऑल मैं ये कहती हूँ कि मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है या आपको मैं पसंद नहीं करती, ये बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। हाँ। तो इससे तो मैं और नेगेटिविटी बाहर नहीं ला रही हूँ, मतलब फैला नहीं रही हूँ। नहीं, आप अपने अंदर किस अवस्था से इसे एक्नॉलेज करते हैं वो मैटर करता है। शब्द नहीं, शब्द के पीछे एक ऊर्जा है। अब यही चीज़ अगर आप ग्रेसफुली अपने अंदर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ मुझे ईर्ष्या हो रही है, इसका ग्रेस कितना है, इसकी एनर्जी क्या है, बड़ी एक इक्विलिब्रियम वाली एनर्जी है। कोई भी हमें तितर बितर नहीं कर रही है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं पर एनर्जी नीचे गुस्से वाली है, तो वो काम क्या करेगा, कुछ भी नहीं। हम देखते हैं कि हमारे घर में लड़ाई हो गई, महिला घर का सारा काम तो कर रही है पर रोटी कहाँ से बेल रही है, उस अवस्था से। तो हम एनर्जी बीइंग्स हैं, हमें अपनी एनर्जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। भले ही हमारे शब्द मुश्किल हो, हमारे इमोशंस मुश्किल हो, आसान हो, पर जब हम अपनी एनर्जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और जब हम ये कहते हैं कि मैं फील कर रहा हूँ, मुझे दुख हुआ, जब हम अपने अंदर कहते हैं तो क्या होता है, आधा दुख तो वैसे ही ठीक हो जाता है। क्योंकि हम किसी की एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं कर रहे हैं, हम खुद की एक्नॉलेजमेंट की वेट कर रहे हैं
कि मेरे अंदर ये चीज़ हो सकती है। समाज हमें ये चीज़ नहीं सिखाता। समाज हमें कहता है अगर तुम्हें दुख हुआ यानी कि तुम कमज़ोर हो। सही बात है। हमें ये सिखाया जाता है। लड़कों को तो ज़्यादा कहते हैं कि तुम रोते हो तो तुम लड़की हो। उनको तो रोने ही नहीं दिया रोने नहीं दिया जाता। फिर यही लड़के जब बड़े हो जाते हैं फिर उनकी वाइफ्स को लगता है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपना प्यार नहीं जता पाते। क्यों? क्योंकि समाज ने उनका दिल खुलने ही नहीं दिया। हमने हमेशा उनका दिल बंद कर दिया कि तुम हंस नहीं सकते। लड़कियों का दांत नहीं निकालना, ये नहीं करना, सोफे पे नहीं कूदना, ऐसे नहीं करना। लड़कों को कहा कि रोना नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉय बनो। स्ट्रेंथ ऐसे नहीं बनती। स्ट्रेंथ बनती है अपनी वल्नरेबिलिटीज़ का सामना करके। असली में स्ट्रॉन्ग व्यक्ति वही है जो अपने हर तरह के इमोशन को, अपने छाया को, अपने प्रकाश को इक्वली एक्नॉलेज कर पाए। वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं अपने आप को रोता हुआ नहीं देख सकता तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं रोता नहीं हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल इमोशन है, हर व्यक्ति में आता है। जब हम भगवान को रोता हुआ देखते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। पता नहीं, अभी आप ये बात कह रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगा ये मैंने शायद सुना हुआ है, डेजा वू मुझे अचानक फील हुआ ये बात सुनते हुए कि ये चीज़ हो चुकी है। दिस इज़ सो लवली। सुंदरम स्पीक्स में ये किताब जो है, हम आपने बताया कि 3 अलग अलग सेगमेंट्स में वो बना हुआ है। आपने एक सेगमेंट मुझे बता दिया, बाकी दो दूसरा फिजिकल वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल में हम जिन जिन चीज़ों से ज़्यादा हमारा 36 का आंकड़ा रहता है, ये उसके ऊपर चलती है। जैसे हमारे कर्म हो गए, हम कैसे कर्मों को करते हैं, कैसे कर्म बनाते हैं, इस चीज़ पर चलता है। तीसरा है हमारा स्पिरिट प्लेन, जो बताता है कि इस जीवन के बाद आगे क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से आपके जीवन की यात्रा, आप नया जीवन लाके कैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, कैसे आपकी सोल ट्राइब होती है, ये सारा फिर स्पिरिट प्लेन की बात करता है। तो 3 हिस्सों में ये चीज़ बनाई गई है। मुझे ना ये तीसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जी, ये जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जी। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा मैं समझूं। जी, कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे जैसे धरती पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम रेंट अग्रीमेंट्स करते हैं, सेल डीड अपने घर की बनाते हैं, रजिस्ट्रीज कराते हैं। कोई भी हम जब 2 पार्टनर्स इकट्ठे आते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे सोल के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे जब 2 आत्माएं इकट्ठी मिलती हैं तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको इस जन्म में बच्चा बन के आना है और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी माँ के साथ, जो आत्मा आपकी माँ बन के आएगी उनके साथ आत्मीय स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और बच्चे का लेसन क्या है कि मुझे इस जन्म में पेशेंस सीखना है ना, धैर्य। मेरा जीवन का बच्चे का ये है कि मैंने पिछले जन्म में बड़ा अधीर होकर लोगों का नाश किया, उनको दिक्कत करी, परेशानी करी। अब इस जन्म में उसकी ध्यान रखते हुए मुझे अब इस जीवन में पेशेंस सीखना है। तो वो फिर माँ, एक आत्मा को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि क्या मेरी कोई माँ बनने के लिए तैयार होगा, जिससे मुझे थोड़ा पेशेंस का लेसन सीखने को मिले। मतलब कि उसको मेरे लिए इम्पेशेंट बनना होगा। ओह माय गॉड। तो फिर जो आत्मा को लगेगा कि हाँ, मेरा भी लेसन जो है आपसे मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों की तरक्की होनी चाहिए ना, फर्स्ट पार्टी को भी कुछ मिलना चाहिए, सेकंड पार्टी को भी कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट निट करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट निट करके उसको नीचे जीने के लिए आते हैं। तो माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उसका खुद का अपना संस्कार अपनी माँ के साथ जुड़ा होगा, जिसके कारण उसके अंदर इम्पेशेंस बनी। अब फिर वो अपने बच्चे को इम्पेशेंटली हैंडल करती है। अब जब बच्चे को इम्पेशेंटली हैंडल करेगी तो होगा क्या, बच्चे के अंदर भी इम्पेशेंस ग्रो होगी, है ना। बच्चे के अंदर फॉर एग्जांपल कोई माता पिता अपने बच्चे को बहुत गुस्से से हैंडल करते हैं। जब ये बच्चा बड़ा होगा और खुद माता या पिता बनेगा, ये भी अपने बच्चों को गुस्से से हैंडल करेगा। इट्स क्वाइट अ चेन, वही तो है ना। तो बड़ा विशियस साइकिल हो जाएगा। ये विशियस साइकिल। तो पर ये विशियस साइकिल बना क्यों है, ताकि आप अपने दिमाग की बत्ती जगा पाएँ और आप अपने अंदर प्रश्न कर पाएँ कि मैं इम्पेशेंट क्यों हो रहा हूँ। अगर मम्मी ने मेरे को इम्पेशेंटली हैंडल किया तो फिर क्या होगा, आप अपने अंदर की यात्रा शुरू करेंगे। नहीं तो हम बाहिरमुखी बने रहेंगे, ओ मेरी मम्मी ने ये किया, मेरे पापा ने ये किया, हम लोगों को फिक्स करने पे लगे रहेंगे। पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बात करता है, आपको क्या करना है इस चीज़ में, आपकी क्या तरक्की है, आपको क्या सीखना है, उस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फिर फ्रूटिफाई होने लगेगा, यानी कि ये सक्सेसफुल होने लगेगा कि 2 आत्माएं जिस उद्देश्य के लिए साथ में जुड़ी थी,
अब वो उद्देश्य पनपने लगा है और आपको समझ आ गया कि मेरे को अगर मेरी मम्मी ने अधीरता से हैंडल किया, मुझे वो नहीं बनना, मुझे पास्ट की वूंड को हील करते हुए एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके अंदर खूब सारा पेशेंस है, धैर्य है, और मैं अपने जीवन को वैसे चलाऊंगा। फिर क्या होगा, जीवन का लेसन भी पूरा हो गया और जो पास्ट का जो कर्म था, जो प्रारब्ध था, वो भी पूरा हो गया, और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे चलते हैं। तो जो माँ जो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आई थी कि मैं तुम्हें तंग करूंगी, और बेटी का था कि भाई वो उसे धैर्य से संभालेगी। अब उन्होंने तो एक नया कर्मा भी तो क्रिएट किया होगा ना, या वो किसी कर्मा के कैटेगरी में नहीं आएगा? देखिए, जो आप एक्शंस करते हैं वो आप यहाँ पर करते हैं, एक्शंस वहां लिखे नहीं जाते। क्या लिखा जाता है वहां पे कि मेरी माँ मेरे प्रति अधीर होएगी। अब अधीर किस लेवल पर होगी वो नीचे जाके हम जीते हैं ना। प्री प्लान्ड है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी माँ बन के आएगा, ये मेरा पति बन के आएगा, ये मेरा फादर इन लॉ बन के आएगा। फिर इनके साथ चैलेंजेस होंगे, पर वो चैलेंज के आने के बाद मेरा क्या स्टेप रहेगा वो कभी नहीं लिखा जाता। इट इज प्री प्लान्ड, नॉट प्री डेस्टिन्ड। प्री डेस्टिन्ड नहीं है, हम हर चीज को डेस्टिनी समझ के बना लेते हैं। फ्री विल हमेशा है, आपके एक्शंस में फ्री विल है। मेरे पास अभी फ्री विल है, मैं बोलूं ना बोलूं, मैं क्या बोलूं, ये मेरा फ्री विल है। तो ये फ्री विल इस चीज में हमारा जुड़ता है। तो डेस्टिनी जो हमारा प्री प्लान्ड है वो हमारा कार्मिक एनर्जी है कि हमारे कर्म का जो हमें सीखना है, पास्ट का कर्म लेके हम साथ में आ रहे हैं। पर जो उसको बनाना है, उसमें जो ऊपर मॉडिफिकेशंस करनी है, वो जब वो धरती पर जाते हैं तो हम करते हैं। तो उसका जो स्वेच्छा होती है भगवान आपसे वो कभी नहीं लेते। आपकी आत्मा आपको हमेशा स्वेच्छा देती है कि आपको जैसे निभाना है वो निभाओ। अब आप अच्छे तरीके से निभाओगे तो ठीक है, अगर नहीं निभाओगे तो हम कर्मों का जाल बनाते जाएंगे। बहुत सुंदर। मुझे लगता है आपके साथ मुझे इंटरव्यू सेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कर्मा के ऊपर बात करनी है, लाइफ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पर बात करनी है, सपनों के ऊपर बात करनी है। आपने मुझे बहुत सारे विषय दे दिए हैं जिन पर हम आराम से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज जो आपने मुझे बताया, इट हैज़ बीन एन आई ओपनर फॉर मी। और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी जो बुक आपने बताई है सुंदरम स्पीक्स, मुझे लगता है ये हर किसी के पास होनी चाहिए। कुछ नहीं तो एक एटलीस्ट वो एक ना वो लाइफ गाइडिंग कुंजी हो जाएगी हमारे पास, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड बिहेव, हाउ शुड आवर एक्शंस बी, ताकि हम किसी और कार्मिक तंत्र में या उन चीज़ों में फंस ना जाएं, है ना। आपके इस गाइडेंस के लिए सच में तहे दिल से आपका धन्यवाद। पर चलते चलते फिर से मैं जानना चाहूँगी कि आज के लिए सुंदरम ने क्या कहा। जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। सुंदरम वॉन्ट्स मी टू जस्ट गिव द बेस्ट। गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। आप अपना जीवन में जो सामने आए उसको अपना बेस्ट दीजिए। आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, पर उसको बेस्ट दे दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। नमस्ते। थैंक यू सो मच।